Okay, so hello everyone. This is structure of atom part 1, also known as atomic structure कहिए या structure of atom कहिए. बहुत ही important chapter. ये obviously जब हम chemistry पढ़ रहे हैं तो हम atoms के साथ में deal करेंगे. जब atoms के साथ में deal करेंगे तो यहाँ इसी chapter में हम देखेंगे कि भाई प्रायर इंफॉर्मेशन ही है कि हमको मालूम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, लाइक दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जो आपके लेवल पर क्लास 11 12 में जो इंफॉर्मेशन है वो तो यही है. फिर जब आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में थोड़ा हायर लेवल पर जाएंगे तो फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा. ऑल्दो थोड़ा बहुत डिस्कशन उसका यहाँ पर भी किया गया है और फिर उसके अंदर की भी चीजें होती हैं फर्दर, तो वो तो हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं. बट एनीवेज तब भी जरा बेसिक्स को हम देखें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और एटम के बारे में जानना लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बहुत वाइड रेंजिंग उसकी एप्लीकेशंस है. मैग्नेटिक रेजोनेंस है, भाई आपने सुना होगा कि सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं. तो नेचुरल सी बात है कि ये फिजिक्स की ही एप्लीकेशंस है. और जो एटम्स की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एटम को जब तक इंसान ने जाना नहीं, साइंस ने समझा नहीं, तो उसकी एप्लीकेशन की को यूज नहीं कर पाया. जैसे जैसे समझा फिर हम अप्लाई भी करने लग गए. तो इसी सोच को आइए हम आगे बढ़ाते हैं. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूंगा, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. चलिए जस्ट फाइन. बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. चलिए चलिए, तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. ये एनसीईआरटी का ही स्नैपशॉट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. जरा शुरुआत हमेशा जैसे पिछले चैप्टर में भी किया था और यहाँ पर भी यही है कि इनिशियली तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया जाता है. कोई हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट तब भी जरा देखते हैं इसके बारे में. तो नॉर्मल सी बात है जो कि इन्होंने कही है, जस्ट 1 मिनट लगेगा पढ़ने में. तो आइए भाई जरा इसको पढ़ते हैं. जेबा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आज पढ़ना स्टार्ट कीजिए जल्दी से. The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC, who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter. According to them, the continued subdivisions of matter would ultimately yield atom, which would not be further divisible. The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible. These earlier ideas were mere speculations and there was no way to test them experimentally. These ideas remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century. The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. His theory, called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate particle of matter. Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition, and law of multiple proportion very successfully. However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अब ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने काफी कुछ पढ़ा है. एनसीईआरटी का स्नैपशॉट लिया हुआ था. आपको बोर करना यहाँ पर्पस नहीं था, बट जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत जो है वो फनी सी बात है कि एटम वर्ड का मतलब ही यही है कि जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सके, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड.
which cannot be divided, जिसको, और डिवाइड का मतलब तोड़ना, बांटना, बट हमको मालूम है कि अब तो यार ये एटम कोई अनडिविजिबल तो नहीं है, एटम के भी हमने अंदर अंजर पंजर ढीले कर दिए, एटम के अंदर से भी हमने चीजें निकाल ली, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया, न्यूट्रॉन निकाल लिया, ये सारी चीजें हमने छोटी छोटी चीजें एटम के अंदर से ही निकाल ली हैं। बट क्योंकि अब एक ऑब्वियसली नाम पड़ गया, पुराना नाम पड़ गया, तो नाम तो पड़ गया, बहुत टाइम तक के वही एटम को ही सबसे छोटी यूनिट मानते रहे थे वो, कि नहीं नहीं नहीं, बस कोई भी सब्सटेंस लेंगे आप उसको छोटा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज मिलेगी वो आपके एटम होगा। बट बाद में जब, और या आप ये समझ लिए 1905 और ऐसे ग्रेजुअली चल के जब डिस्कवरीज हुई है, तो वहां पर उन डिस्कवरीज में फिर हमको पता चलने लगा कि यार एटम के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्रोटॉन मिल सकता है, न्यूट्रॉन मिल सकता है, वहां पे भी ये सब कुछ हो ही सकता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में जो है वो क्या कहते हैं कि ये हमने इवन पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए और फिर से इस चैप्टर में आ गए पॉइंट्स, पिछले चैप्टर में भी पढ़े, फिर से इस चैप्टर में भी आ गए पॉइंट। तो अब इसके पॉइंट्स ज्यादातर रिडंडेंट ही हैं, उनका कोई उतना ज्यादा हमारे लिए यूज नहीं है, उतना ज्यादा हमारे लिए काम नहीं है, बट पॉइंट्स क्या हैं तब भी कम से कम एक बार देख लेते हैं। ज्यादातर आपको ये समझना होगा कि बहुत पुराने पॉइंट्स हैं, ये इनिशियल अटेम्प्ट है। आप खुद सोचिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की इन्होंने डेट भी बताई हुई है, सोचिए 200 साल पहले, आज से 200 years बैक। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्या सर आप 200 साल पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं, कुछ यहाँ 2 साल पुरानी चीज में लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता, आप 200 साल पुरानी चीज पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादातर पॉइंट्स इनके गलत हो चुके हैं, बट सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है 5-5, 7-7 मिनट के लिए, और बस उसको हम देख रहे हैं। ज्यादातर पॉइंट्स तो इसके ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हाँ भाई तारिक मिर्जा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पॉइंट्स पढ़िए। Matters consist of indivisible atoms. जी Second, ओके, ये बताइए, एक सेकंड, फाइन, थैंक यू। ये बताइए ये पॉइंट आपके अकॉर्डिंग सही है या गलत है? सर सही है, लेकिन सर वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तो है हाँ, सर। तो अब अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये पॉइंट क्या हो गया है, आज के पर्सपेक्टिव में तो अब ये पॉइंट गलत हो चुका है ना भाई। इंडिविजिबल तो नहीं रहा है अब तो, एटम ये कह रहा है कि एटम को तोड़ नहीं सकते, बट हमको मालूम है कि हम तो एटम को तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, है कि नहीं बताइए? यस सर। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़िए। All atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different element differ in mass. ओके, अब ये बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये पॉइंट सही है या गलत है? सर वो आइसोटोप्स के केस में डिफरेंट होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये वाला पॉइंट भी गलत ही हो गया। इन्होंने बहुत सही बताया कि यार आइसोटोप्स होते हैं और फिर आइसोबार्स होते हैं, जो कि ऑफिशियली इस चैप्टर में आएगा। वैसे तो 11th एंट्रेंस में भी पूछे जाती हैं ये सब चीजें, 9th में भी दे रखी है, मगर ऑफिशियली वो काफी डिटेल में इस चैप्टर में आएगा। आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, तो ये तो मतलब सरासर जो है वो क्या कहते हैं कि ये पॉइंट भी लो भाई लो, ये पॉइंट भी जो है वो गड़बड़ हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़िए तारिक। Compounds are formed when atoms of different element combined in fixed ratio. हाँ, ये पॉइंट कुछ सही लग रहा है, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा तो उसमें फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे। ये पॉइंट, चलो इस पॉइंट से हम एग्री कर जा रहे हैं। ठीक, लास्ट पढ़िए, लास्ट पॉइंट पढ़िए। Chemical reactions involve rearrangement of atoms. They are neither created nor destroyed in a reaction. हाँ, अब ये भी देखिए मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है और यहाँ पे फिर से बता रहे कि दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, इन अ केमिकल और फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। मगर एटम्स क्रिएट भी हो सकते हैं और एटम्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन। वेरी गुड। क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में।
न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रिएट भी होंगे, डिस्ट्रॉय भी होंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, ठीक। ड्रॉबैक्स पढ़िए तारिक, ये डाल्टन्स थ्योरी के ड्रॉबैक हैं, डाल्टन्स थ्योरी की कमियां हैं, बताइए, पढ़िए। fails to explain isotopes and isobars. जब आपने खुद ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड ड्रॉबैक पढ़िए। Subatomic particles were discovered indicating that atom was no longer indivisible. क्योंकि अब जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करी, तरक्की करी, आगे बढ़ी, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकल गए यार। सब एटॉमिक मतलब जो एटम के अंदर से निकल के आ रहे हो। सब एटॉमिक जो मतलब कि एटम के अंदर से निकलकर आ रहे हो, जो एटम के अंदर से निकलकर आ रहे हो। तो अब जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि यार जो एटम के अंदर से आखिरकार कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं, तो चैप्टर की शुरुआत एक्चुअली में यहीं से हो रही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स मैंने पिछले चैप्टर में भी बताए हुए हैं, तो इनफैक्ट सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में ही पिछले चैप्टर के में ये पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। हाँ भाई, भौमिक आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर। चलिए ठीक। तो ये पॉइंट हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में पिछले चैप्टर में डिस्कस किए हुए, और ये सिर्फ बस एक ऐसे ही कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी, थोड़ा बहुत बताने के लिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब ये तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कुछ तो स्टेबल पार्टिकल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कहाँ पढ़ेंगे? ऑब्वियसली अभी जिस क्लास में हम आ गए हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद के ये जो सब पार्टिकल्स हैं, पोजिट्रॉन, मीजॉन्स, पाई मीजॉन, म्यू मीजॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे अगर आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, और अगर आप मास्टर्स यानी कि कम से कम MSc लेवल पर इंडिया में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि अभी तो हम वो काम नहीं कर रहे, अभी तो हम जो नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे। तो आइए यहां से चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और कॉपी में प्रॉपर ईमानदारी के साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज राइट द हेडिंग एवरीवन इन योर नोटबुक, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, ये बना लेंगे। बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी का डायग्राम है, बस इस डायग्राम को बनाएंगे। मैं कोई बहुत लंबे चौड़े नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, लिमिटेड टू द पॉइंट बातें लिखवाएंगे। और बहुत से लोग जैसे पूछा हुआ है कि भाई क्या क्या स्टडी मटेरियल या क्या क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, हमारे लिए रिसोर्सेस क्या होने चाहिए। अभी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनसे आज हमारा पहला इंटरेक्शन है क्लास में, तो जस्ट उनको हम बताते चलें कि भाई क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके। तो रिसोर्सेज में देखिए ये रहेंगे, थ्योरी के लिए क्या रहेगा, थ्योरी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक, केमिस्ट्री के लिए मैं रिसोर्सेज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर उसके बाद में क्लास नोट्स काफी डिटेल में रहेंगे।
और एनसीईआरटी के सब आपको सारी चीजें करनी है। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अभी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, तो वो एक आपको बुक प्रोवाइड करी गई है, 11th और 12th दोनों में काम आएगी, ठीक, वो वाली बुक। फिर उसके साथ में एक छोटी सी और बुक है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब। तो जब चैप्टर फिनिश हो गया, हमने भी पढ़ा दिया, टीचर ने भी पढ़ा दिया, बच्चे ने भी पढ़ लिया, अब वो पहले बुक से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। पहले एनसीईआरटी करने के बाद क्लास नोट्स वगैरह सब चैप्टर कंप्लीट हो गया, बुक से क्वेश्चन किए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, तो उसको ये पता लगेगा कि भाई जिस लेवल का पढ़ाया है हमें समझ में आया नहीं आया, टीचर ने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो 360 डिग्री रिव्यू हो जाएगा। अगर कोई ये काम कर ले रहा है तो उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एनीवेज जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, मैं इसको समझाता भी हूँ। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कैथोड, ये लिखा हुआ है एनोड, ये वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, ये सब क्या चीजें हैं। बस ऐसा ही नहीं कि बस बोरिंग सा डायग्राम बना लिया, नहीं नहीं नहीं, इन सब के पीछे बहुत कुछ मतलब है और वो हम देखेंगे। जैसे डायग्राम बन जाए मुझे बताइए। Yes, sir, done. गुड। अब ये देखिए जरा, इनका हम मतलब समझ लें कि ये कैथोड क्या चीज होती है, एनोड क्या चीज होती है। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लियो, बना लिया आपने? यस सर। चलिए चलिए, बहुत सिंपल था, कोई ब्यूटीफाई करके नहीं बनाना है, सिंपल सा भी बनाएंगे तो चलेगा। ये देखिए, हाँ भाई पढ़िए, कैथोड क्या चीज है। वैष्णवी यादव पढ़िए, कैथोड क्या है? Metallic electrode connected to negative terminal. एनोड क्या है? Metallic electrode connected to positive terminal. हाँ, तो यानी कैथोड हम उसको बोल रहे हैं, देखिए बहुत हाई वोल्टेज यानी टू मच, 10,000 वोल्ट बैटरी लगा रखी है, बहुत हाई वोल्टेज की। अब जो उसके नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, जो बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड। और जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उसको क्या बोल रहे हैं, एनोड। तो कैथोड क्या है, एनोड क्या है, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, जल्दी खटाखट लिखिए, खटाखट लिखिए। What is cathode? What is anode? Please write. डन सर। चलिए, अब देखिए आगे क्या बात कही जा रही है, आगे क्या बात कही जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी मगर बड़ी बड़ी काम की हम बातें कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी काम की हम बातें कर रहे हैं। क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है? आफिया पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 10,000 volt is applied across two electrodes to accelerate the electrons to high kinetic energy. At 0.01 atm pressure and 10,000 volts, electric current flows and light is emitted by gas. Color of light depends on nature of gas. When pressure further decreases to 0.0001 atm, light emission stops but tube glows with greenish light fluorescence. ठीक, अब ये क्या बात कही जा रही है, क्या है, कैसा है, आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए बात क्या चल रही है। बहुत ध्यान से समझना है, लाइंस तो ये लिख दी गई है मगर इनके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है। लाइन तो लिख दी गई है मगर बहुत डीप मीनिंग है। कैथोड, एनोड,
अब देखिए नेचुरल सी बात है कि ये वैक्यूम पंप का क्या काम है? वैक्यूम पंप जो है वो अंदर कोई ना कोई गैस भरी हुई है, लाइक द गैस इज फिल्ड इनसाइड। तो क्योंकि अंदर गैस भरी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि अंदर हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं। कि पिछले चैप्टर में इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई है, नहीं भी वो देखा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वैक्यूम पंप का मेन काम क्या है। वैक्यूम, अगर ये डायग्राम बनाया है, कैथोड लिख लिया है, एनोड लिख लिया है, तो वैक्यूम पंप की भी लेबलिंग कर लेंगे। वैक्यूम पंप क्या काम करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूम पंप? Sir, removing the molecules of air. हाँ, टू मतलब आप ये समझ लीजिए कि वी कैन मेंटेन, हम अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रखने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। टू रिमूव स्लैश ऐड दोनों काम कर सकता है। पंप अंदर भी फेंक सकता है, बाहर भी निकाल सकता है। टू रिमूव स्लैश ऐड गैस मॉलिक्यूल्स inside डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम पूरे अपरेटस को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो हम वैक्यूम पंप के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल रखने, ज्यादा भीड़ भाड़ रखनी है या कम भीड़ भाड़ रखनी है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ भाई ज़ेबा अली, समझ में आया वैक्यूम पंप का काम? Yes, sir. क्या समझ में आया बताइए मुझे। So through vacuum pump, we can decide that how much molecules we need to add or remove. Inside the discharge tube. Yes, sir. ठीक, तो ये हमने लिख लिया, जल्दी से वैक्यूम पंप के बारे में लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई रियल लाइफ में कि अगर क्या मतलब कि कभी ऐसा हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। रियल लाइफ में आप बताइए ऐसा हो सकता है? ये सपोज करिए मेरा मोबाइल का चार्जर है, ये इधर हमारे मोबाइल का चार्जर है, ये मैंने उधर सॉकेट में प्लग कर दिया, इसको इधर हमने सॉकेट में लगा दिया। अब उसके बाद में ये मेरे पास में ये है, ठीक, और मैं यहाँ पर इससे बोल रहा हूँ कि भाई मोबाइल ये है, मैं कह रहा हूँ कि यार ये इतनी दूर से चार्जिंग हो जाए। अभी ये हो जाएगी? बताइए हो जाएगी चार्जिंग? No, sir. क्यों? जब मैं यहाँ पर ये पूरा प्लग करूंगा तब चार्जिंग होगी। ये तो चलिए एक मोबाइल का एग्जाम्पल है। हम दूसरा और एग्जाम्पल दें कि सपोज करिए कोई लाइव वायर आ रहा हो मेरे पास में, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो, ये सपोज करिए एक दूसरा वायर आ रहा है मेरे पास में, ये एप्लियंस है, ठीक, और बल्ब मैं यहाँ पे लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बल्ब जल जाएगा? बस इतनी दूर है, यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, जल जाएगा बल्ब? No, sir. No, sir. पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके बल्ब जलेगा। तो क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा बताइए? क्योंकि उसमें करंट नहीं जा रहा। So flow of electron possible No नहीं। electrons भी possible नहीं। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है कि फ्लो, मतलब इन्होंने कहा करंट नहीं जा रहा, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बच्चे ने तो बड़ा मैच्योर आंसर दे दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, यानी हवा में ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो, ऐसे हवा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। यानी आप वहां तक के पूरा इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचाइए तब वो वाली चीज फ्लो करेगी। वायर के थ्रू यही हो रहा होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है। अगर कहीं पे भी कनेक्शन ब्रेक हो गया तो फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ऐसे हवा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ तो दुनिया रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप भी ऐसे ही पढ़ के निकल जाएंगे। हाँ पॉइंट्स लिख लिए, रट लिए, हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना है।
समझ के पढ़ना है, अंदर के लेवल पर क्या हो रहा है समझ के पढ़ना, और कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट अगर ईमानदारी से समझ के पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, वरना बोझ लगेगी पढ़ाई। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ पर हम जब तक वायर आया हुआ है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आ रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बट जहां वायर नहीं है वहां फ्लो नहीं हो रहा है, जहां वायर नहीं है वहां फ्लो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो ये देखिए कि अब जो इन्होंने पॉइंट्स पढ़े थे वो यही थे कि बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है दो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस to accelerate the electrons to high kinetic energy या फिर velocity, to accelerate the electron to high kinetic energy velocity। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि आपको समझनी रहेंगी। वो क्या है कि हम ये जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव वे में समझेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव वे में। व्हाट डू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव वे? कि एक एक्सपेरिमेंट जो हो चुका है, ऑब्वियसली ये कोई मतलब रातों रात वाली चीज नहीं है, उनको तो ये काम करने में 10-20 साल लग गए, और हम उनके एक्सपेरिमेंट कराने के भी सालों बाद वो हम समझ रहे हैं। जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री रेट्रोस्पेक्टिव वे में पढ़ते हैं कि आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, कौन जीता उसमें, कौन हारा, क्या पार्टीशन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको मालूम है। तो आप रेट्रोस्पेक्टिव वे में हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हाँ एलाइज की फोर्सेस वो फ्रांस में फिर उन्होंने लैंड किया, उसके बाद में इधर गए, फिर जो है वो जर्मन फोर्सेस को यूएसएसआर में जो है वो क्या कहते हैं जब रशिया में डिफीट हुई, तो ये सब कुछ आप ऐसे करके पढ़ चुके होते हैं। हम भी यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव वे में पढ़े, हमको ऑल्दो ये आप कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर ये तो चीज अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, आपने पहले से कैसे बता दिया? अरे भाई हम जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था ना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में हमको मालूम है अभी कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रह रहे होते हैं बताइए? प्रोटॉन, और साथ में और क्या रह रहे होते हैं? न्यूट्रॉन। और बाहर क्या रह रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो चक्कर काट रहे हैं बाहर वो इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, ये हमको पहले से ही मालूम है, इतनी जानकारी हमारे पास में, मतलब पहले से तो नहीं, सॉरी, क्योंकि हम इतने साल बाद ये काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको मालूम है कि ये हमने ये वाला हिस्सा तो हमारा न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला हिस्सा छोटा सा दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस है, ठीक, और ये कोई एटम है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इन्होंने यही कहा है कि 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है दो इलेक्ट्रोड के अक्रॉस टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन तो बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? अनुश्री, ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? भाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये एक्सेलरेट कर दिया, चलो उनकी स्पीड बढ़ा दी, मगर वो इलेक्ट्रॉन थे कहाँ, वो आ कहां से गए इलेक्ट्रॉन बताइए? सो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ना। कहाँ प्रेजेंट थे? वही तो बताइए, कहाँ प्रेजेंट थे? थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करिए। एटम्स में। कौन है यहाँ पर? देखिए इस जो है इसी चीज को आपको समझना है, अच्छी बात है। ये देखिए मैम, ये कैथोड और एनोड ये किसके बने हुए हैं? मेटल्स। और ये हम 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ के आ रहे हैं कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पढ़ा है या नहीं? Yes, तो sir. वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहीं से निकल रहे हैं। ये जो मेटल की प्लेट है ना, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें रिपल्जन होता है,
और वो, और यहाँ पर बहुत सारा बहुत हाई कैसा चार्ज आ गया है बताइए? पॉजिटिव। तो वो हो यही रहा है मैम कि वो यहाँ से निकल के ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अट्रैक्ट होके किधर जाना चाह रहे हैं? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये कुछ चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे और कहाँ जाना चाह रहे हैं? कुछ बात समझ में आई? यस सर। हाँ, ऐसे ही समझना है इसको, ऐसे ही समझना है, ऐसे ही समझना है। पढ़ा तो बहुत बार होगा, बट इसको ऐसे ही करके समझना है, ऐसे ही समझना है। ठीक, तो अब ये देखिए, मैं पॉइंट को इसको समझाऊंगा। ठीक, लिखिए, नोट डाउन करिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अभी इनफैक्ट सिर्फ 2 ही नोट डाउन कीजिए, जिन 2 पे मैंने स्टार बनाया हुआ है। बस कैथोड एनोड तो लिख लिया है, बाकी जिन 2 पे अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन 2 को लिखिए। बहुत गहरे पॉइंट है, पढ़े तो आपने 10 बार होंगे, मगर उनका फिजिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कलर ऑफ लाइट वाला, ये वाला अभी नहीं लिखना है, ये और ये अभी नहीं लिखना है, बस ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। जल्दी से लिखिए, बहुत डीपर मीनिंग है, बहुत डीपर मीनिंग है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जैसे इनसे पूछा अनुश्री से, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? कैथोड एंड एनोड। एंड एनोड नहीं, कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं कैथोड से, और जाना किधर चाह रहे हैं? एनोड। एनोड। क्यों एनोड की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो पॉजिटिवली निकल के चार्ज है। एनोड की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? सो वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। जी जी जी, एनोड पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसीलिए, दैट इज द रीजन। सर नेगेटिव टर्मिनल का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? देखिए, नेगेटिव टर्मिनल मींस के जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव टर्मिनल मींस के जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब वो यहाँ पे चार्ज तो मैम इसलिए आया है ना कि हमने बैटरी खुद लगाई हुई है, इधर एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है, इधर पॉजिटिव एंड केप से कनेक्ट किया हुआ है, इधर नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया हुआ है, मगर बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई वायर वगैरह नहीं है, बीच में गैस भरी हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये लिख लिए, दोनों पॉइंट लिखे? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में मैं समझा रहा हूं, उसका मतलब क्या है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए ध्यान से सुननी है, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है। किसी बुक में एज सच नहीं मिलेगा। बुक में, आई मीन टू से, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू एक्सप्लेन दीज थिंग। ये देखिए, यहां पर वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था, वो कंट्रोल कर रहा था। अब हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, तो ये एक्सेलरेट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे ना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट। और जब ये एक्सेलरेट करेंगे, तो फिर आप जो है एक्सेलरेट करने की वजह से इनकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी,
इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इनके पास मोमेंटम आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और फिर जब इन इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फिर ये इस सिचुएशन में आएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अब जब एक हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन, अब मैं ये अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको इधर समझा रहा हूं बाहर की तरफ। हाई जो है वो वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन जिसकी हाई वेलोसिटी हो गई है, जिसकी हाई वेलोसिटी हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन रास्ते में जब आएगा, क्योंकि हमें भूलना नहीं है यहाँ रास्ते में क्या है। हाँ भाई जेबा बताइए रास्ते में क्या है। गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ वेरी गुड, Gas गैस molecules. मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये मैं अंदर चल क्या रहा है वो आपको समझा रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं मिलने वाला है कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं निकल के, और इधर अब ये देखिए ये एटम रहा, छोटा सा मैंने दिखा दिया है, एटम तो छोटा सा रहता है, ये डेंस सा, सॉरी न्यूक्लियस रहा, एटम बोल रहा हूं, आई शुड कॉल इट न्यूक्लियस। ये तो छोटा सा न्यूक्लियस है, और उसके बाहर जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर काट रहे हैं। ये अंदर क्या चल रहा है, मैं वो स्टोरी दिखा रहा हूं कि अंदर क्या क्या काम चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना, तो ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी फिर क्या होगा, Accelerate. ठीक। हाँ ये भी मतलब ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो नॉक ऑफ हो जाएगा। जैसे बॉक्सिंग में घूसा मारते हैं ना किसी को, तो ढुसा और एक जोर से घूसा मारा और गिर पड़ा, तो यहां पर भी यही हुआ है। ये नॉक ऑफ कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मतलब ऐसे घूसा मारता है बॉक्सर, यहाँ पर भी एक घूसा पड़ा और ये इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया। अब ये जब बाहर इलेक्ट्रॉन निकला, ये जब इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, तो या तो ये मतलब दो चीजें होंगी, ये मान लीजिए इस दीवार से टकराएगा जो शीशे की दीवार है यहाँ से, या फिर ये तो कोई यहाँ पर हुआ, ये ऐसे करके निकला। फिर इस इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होगा बताइए। हाँ भाई रैयान, इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। निगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये भी फिर अट्रैक्ट होकर किधर आने लगेगा, टुवर्ड्स एनोड। टुवर्ड्स एनोड। फिर इसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तब इसकी भी बढ़ जाएगी। फिर ये रास्ते में किसी गैस के एटम से टकराएगा, फिर से वहां से क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन भी फिर ऐसे ही मूव करने लगेगा। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर में धड़ाधड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और सब कहाँ जाना चाह रहे हैं, एनोड। एनोड की तरफ। एनोड की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये अंदर काम चल रहा है, ये आपके अंदर जो है वो काम चल रहा है। और नेचुरल सी बात है, जब आप किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब वो उस एटम पे, उस नेट एटम पे, फिर क्योंकि वो एटम आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि उस पे अब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपने घूसा मार के निकाल दिया, नॉक ऑफ कर दिया, तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस एटम के साथ में क्या होगा ये तो हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, बट ये यहाँ अंदर काम चल रहा है कि हाई वेलोसिटी। अच्छा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, ये काम एक्चुअली में तब हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन निकले ना और वो एक्सेलरेट हुए, एक्सेलरेट जब हुए तब उनके पास में इतनी वेलोसिटी आई कि धड़ाधड़ जिससे टकरा रहे हैं उसे नॉक ऑफ कर रहे हैं, और फिर वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, फिर उनमें भी हाई वेलोसिटी आ रही है, वो और को नॉक ऑफ कर रहे हैं, फिर उनमें से भी निकल रहे हैं, और सब निकल के जैसे हम कोई आंदोलन कर रहे हो, कोई एजिटेशन कर रहे हो और दिल्ली जा रहे हो, चलो दिल्ली, चलो चलो, पूरे शहर पूरे गांव आपके दिल्ली जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ हर कोई आयनाइज हो के इलेक्ट्रॉन निकल के हर कोई किधर जा रहा है, टुवर्ड्स एनोड। टुवर्ड्स एनोड।
टुवर्ड्स एनोड। तो यहाँ पर ये काम हुआ है, बहुत डिटेल में इस चीज को समझिए, बहुत डिटेल में इस चीज को समझिए। 10,000 volt is applied across two electrode to accelerate the electron to high kinetic energy या velocity। अब देखिए, वैसे तो अंदर गैस भरी हुई है, मगर जो हमने अंदर प्रेशर लिया हुआ है वो कितना, लाइक दिस इज अ टफ वन कमिंग अप। हाँ भाई रैयान बताइए, अंदर प्रेशर हमने कितना लिया? 0.01 atm। हाँ, यानी कि 0.01 atm, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने लो प्रेशर लिया है। Yes. लो प्रेशर का मतलब ये है, अगर आप PV इक्वल टू nRT से देखेंगे तो मैंने बहुत लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर लिए, ज्यादा नहीं भरा, ज्यादा भीड़ भाड़ अंदर नहीं रखी है मैंने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कोई बहुत भारी, बहुत ज्यादा नहीं रखे, थोड़े से कम रखे। मतलब लेस का मतलब बहुत कम भी नहीं, हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि number of molecules not too high. Now it requires quite imaginative thinking. कनुप्रिया बताइए कि मैंने नंबर ऑफ प्रेशर कम कर दिया है और नंबर ऑफ मोल्स कम करके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम करके, जैसे इन्होंने अभी बताया था, किसी बच्चे से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि भाई वैक्यूम पंप के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमने ज्यादा भीड़ भाड़ अंदर नहीं रखी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दिए। एक एक लाइन का मतलब समझना है। कनुप्रिया बताइए ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि गैसेस आयनाइज लो प्रेशर में होती है। क्यों क्यों क्यों? पता नहीं। नहीं, अब तो पता होना चाहिए, अब तो पता होना चाहिए। अभी आपको अभी आपको देखिए, जब ये बताया था तो अब पता होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ भाई, आफिया बताइए, आफिया बताइए। सर पता नहीं। हो सकता है पता, बिल्कुल। चलिए अभी देखते हैं, अभी समझते हैं। चलिए भाई, रेलवे रोड कौन कौन गया हुआ है ये बताए। रेलवे रोड गए हुए यहाँ पे, ठीक। इट्स अ वेरी क्राउडेड स्ट्रीट, ठीक। तो अब रेलवे रोड इज अ वेरी क्राउडेड स्ट्रीट। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने कोई नई कार ली है, और बड़ी सी कार ली है, सपोज करिए लैंड क्रूजर कैन रन एट वेरी हाई स्पीड, बट मैं रेलवे रोड में ले जाऊंगा और लैंड क्रूजर अगर चलाऊंगा तो इतना ट्रैफिक वहां पर होता है, लैंड क्रूजर चल जाएगी? बताइए। हाँ भाई अभय बताइए, लैंड क्रूजर ज्यादा तेज चलेगी रेलवे रोड पे, या साइकिल अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाएगी, या स्कूटी? बताइए। साइकिल या स्कूटी, क्योंकि रेलवे रोड, लाइक इट्स जस्ट एन एग्जांपल, नथिंग एल्स। इतनी क्राउडेड है वहां पर, रोड तो है मगर क्राउडेड बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो मेरी भले ही कार कितनी अच्छी हो, मैं जरा सा चलाऊंगा, लो सामने से कोई और आ गया, सामने से कोई व्हीकल आ गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम तेज चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तेज चलाना चाह रहे हैं मगर लो यार मैं स्पीड ही नहीं दे पा रहा हूं, और कोई सामने से आ जा रहा है, मुझे फिर से ब्रेक लगाने पड़ रहे। बट अगर मैं वही लैंड क्रूजर रात में 3 बजे रेलवे रोड से ले जाऊंगा, जब बहुत मिनिमल लोग होंगे वहां, रात में 3 बजे शॉप्स क्लोज, मार्केट क्लोज, पीपल इनसाइड देयर होम, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड खाली मिल रही है, तब तो ले जा पाऊंगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिचुएशन ये एक ऐसा ही घिसा पिटा आपको रन ऑफ द मिल एग्जाम्पल दिया, बट इस एग्जाम्पल के पीछे का एसेंस समझिए। कनुप्रिया, ठीक। Yes, आपने ये कहा कि भाई लो प्रेशर पर गैसेस आयोनाइज होती है, राइट? yes, sir. हाँ, स्टेटमेंट तो सही था, मगर आप आज उसका मतलब भी समझ लीजिए।
कि मुझे टाइम देना है, जो यहाँ मेटालिक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, मुझे पहले उनको टाइम देना है कि वो पहले स्पीड पकड़े, ताकि स्पीड पकड़ने के बाद में जब वो किसी से टकराएंगे तब नॉक ऑफ कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा अंदर गैस मॉलिक्यूल भरे हुए होते ना, तो फिर मेरे इलेक्ट्रॉन स्पीड ही नहीं पकड़ पाते। बिना स्पीड पकड़े वो अगर किसी से टकराएंगे तो वो किसी को नॉक ऑफ या रिमूव या आयोनाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? सर आ गई। Yes, sir. मुझे भी समझा दी, अगर आ गई तो मुझे भी समझा दी। क्या समझ में आया? गैस मॉलिक्यूल्स होंगे फिर कोलाइड करेंगे अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो। हाँ, क्योंकि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, तो जो है वो इससे पहले कि स्पीड पकड़े सब उससे कोलाइड कर जाएंगे, तो वो स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? यस सर। हाँ, तो इसीलिए हमने भीड़ भाड़ कम करी, ताकि हमारी लैंड क्रूजर हाई स्पीड में चल सकेगी। और हाई स्पीड वाली लैंड क्रूजर जब टकराएगी किसी से, तो फिर क्या होगा? नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है प्रैक्टिकल लेवल पर। 10 बार भले ये चीज पढ़ी होगी, बट अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि लो प्रेशर इसलिए रखना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो सके? इंक्रीज ज्यादा हो सके, इंक्रीज हो सके। और ऐसा हमको इसलिए करना है कि हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन ही केपेबल है कि जब वो किसी दूसरे से टकराए तो वहां से उसको निकाल ले जाए। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। कुछ बात समझ में आई या नहीं? सर हाँ, बताइए। एक क्वेश्चन था कि हमें बीच में पार्टिकल्स चाहिए ही क्यों, मतलब थोड़े से भी क्यों चाहिए? देखिए, अरे भाई, थोड़े से पार्टिकल्स ये तो रेट्रोस्पेक्टिव वे में पढ़े, इसलिए चाहिए कि मुझे प्रूव करना है कि मैं एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, इसलिए चाहिए। ये प्रूव करना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रूव करना था मुझे, इसलिए हर एटम को गैस बना के अंदर डालना था। और मैंने हर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस बात को यूनिवर्सलाइज कर दिया कि हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए चाहिए थे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। हाँ, तो मतलब ये हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एवरीबडी हैज इलेक्ट्रॉन्स, एवरीबडी हैज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इनसाइड देयर एटम। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन है। सर जब अगर मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक डिस्कवर नहीं हो रहा, तो हमने पॉजिटिव चार्ज की प्लेट और नेगेटिव चार्ज की प्लेट अलग अलग कैसे बनानी? नहीं, देखिए हमको ये चीज पता थी कि बैटरी रहती है, क्योंकि इससे पहले ही फैराडेज ने बैटरी वगैरह कंस्ट्रक्ट कर ली थी। वी न्यू दैट कि जो है वो चार्जेस रहते हैं, मगर हमको ये नहीं पता था कि वो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फॉर्म में रहते हैं और एटम के अंदर रहते हैं। हमारे पास में चार्ज स्पीशीज तो हुआ करती थी, मगर हमको उस चार्ज का ओरिजिन नहीं पता था कि उस चार्ज का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। तो बैटरी तो हमारे पास में थी कि ओ भाई ये एक ऐसी चीज है जो कि चार्ज स्पीशीज है, और इससे जो है वो क्या कहते हैं कि करंट मिलता है हमको, मगर उस करंट का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन है और वो एटम के अंदर ही प्रेजेंट है, ये नहीं मालूम था हमको। तो हमने तो बस हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, बट हमको ये नहीं मालूम था कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण है, नेगेटिव मतलब प्रोटॉन के कारण है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अभी आएगा मलिकन्स वाला, आगे चल के उससे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकला। तो वेग सी इंफॉर्मेशन थी। और मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपको हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं मैम, उसके पीछे 30 साल की रिसर्च के बाद में वो चीजें क्लियर होकर आई हैं। ये कोई एक के बाद एक चीज नहीं हुई है, उसी एक्सपेरिमेंट को 8 साल 10 साल, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछ लेंगे ना कितने लोगों ने कराई है, 2-3 लोग उसके कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं। जैसे जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके सामने हो रहा है, मगर अकेले ये नहीं कि उन्होंने जे थॉमसन ने ही आपके करा दिया। गीजलर वाज देयर, प्लकर वाज देयर, हिटॉर्फ वाज देयर, क्रूक्स वाज देयर,
ठीक, इन सब का ही कंट्रीब्यूशन रहा है आपके एक्सपेरिमेंट कराने में। बट हाँ यही है कि भाई फाइनल डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो जे थॉमसन ने किया, तो फाइनल कंट्रीब्यूटर उनको बोल दिया जाता है। मगर ये 20-25 साल की मेहनत है जो इस एक्सपेरिमेंट में आपको नजर आ रही है। हम तो 20 मिनट में पढ़ के निकल ले रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी एक अननोन चीज को, अननोन एंटिटी को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। तो बैटरी वाली जो चीज थी, मतलब वेग सी वो पता थी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन आई होप बहुत काम की सब लोगों को मिली होगी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हाई नहीं रखने हैं, सो दैट, जस्ट हम लिख लेंगे, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर हाई वेलोसिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी एक्वायर कर सके। बताइए ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो ये बहुत, ये ऐसी चीजें बुक्स में नहीं मिलती, बट हमको समझना जरूरी है। सर जी मैम बताइए। सर इसमें 10,000 वोल्ट्स क्यों लिया है? 10,000 वोल्ट क्यों लिया है? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। जो बहुत अच्छी कार्स रहती हैं उनमें आपने ये सुना होगा कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 सेकंड में पहुंच जाती है फेरारी। इस टाइप से सुनी है बातें? यस सर। बहुत बहुत अच्छा पिकअप है, बस 5 सेकंड दो, ये अपनी टॉप स्पीड अटेन कर लेगी। तो मैम हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, हमको इतना हाई वोल्टेज इसलिए देना है कि बहुत कम टाइम है इलेक्ट्रॉन के पास में, और इससे पहले कि वो किसी से टकरा जाए, और इसी बीच में उसको क्या अटेन करनी है? हाई वेलोसिटी। तो उसके लिए तो फिर बहुत वोल्टेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो जल्दी से एक्सेलरेट होगा और तभी तो वो हाई वेलोसिटी अटेन करेगा। अगर हम कम वोल्टेज देंगे तो वो पहली बात तो उतनी हाई वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो इतनी बाद में जाके करेगा कि लो भाई लो, उससे पहले तो उसका टकराने के नंबर आ गया, और टकराने का नंबर आ गया तो अगर हाई वेलोसिटी के बिना टकराया तो फिर वो तो नॉक ऑफ नहीं कर पाएगा ना, तो हमें कुछ अंदर से कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो हाई वेलोसिटी जल्दी से एक्वायर करानी है इससे पहले कि वो किसी से टकरा जाए, तो इसलिए हमने बहुत हाई वोल्टेज दिया है, क्योंकि तभी तो ये एकदम से एक्सेलरेट होगा जल्दी से, इट विल एक्वायर टॉप स्पीड, और जब किसी से टकराएगा तो फिर वहां से निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन भी जल्दी से टॉप स्पीड एक्वायर करेगा किसी से टकराने से पहले, और धड़ाधड़ 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 इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आने लग जाएंगे, और सबका एक ही वहां पर अभी पर्पस होगा कि मैं जाके किससे टकराऊं? एनोड से, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये चीज समझ में आई? यस सर। चलिए, अब यहां पर ये हम देखते हैं, और इनके ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस पे अभी एंड में आएंगे, ये 2 पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको लिख तो लीजिए ही, आप समझेंगे थोड़ी देर बाद में। इन 2 पॉइंट्स को लिख लीजिए, इन 2 पॉइंट्स को लिख लीजिए। ये वाली, एक तो ये वाली चीज है, ये नोट डाउन कर लीजिए कि लो प्रेशर रखना क्यों जरूरी था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहे, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्वायर हाई वेलोसिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन जो कि निकल रहे हैं वो हाई वेलोसिटी एक्वायर कर सकें जल्द से जल्द, ताकि वो आयनाइज कर सकेंगे। बस ये पॉइंट लिख लीजिए। सर जी बताइए। सर हमने 10,000 वोल्ट का करंट इस पे अप्लाई करा, तो सर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए गए और जो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटलिक प्लेट पे टकराए और मेटलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकले, सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो बाहर जाते हैं मेटलिक प्लेट से? हाँ देखिए, हुआ तो यही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
सर एक्चुअल में तो ये हुआ है कि एक मेटालिक प्लेट ये थी, दूसरी मेटालिक प्लेट ये थी। मैं बड़ा सिंपल सा डायग्राम दिखा रहा हूं। ये तार था, इधर ये बैटरी लगा रखी थी, ठीक, अंदर गैस भरी हुई थी। ये देखिए ये अंदर था, ऐसे करके यूं करके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स भरे हुए थे, गैस पार्टिकल्स भरे हुए थे। तो हो तो सर यही रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल लें हाई वेलोसिटी के, और वो जा रहे हैं। अब जैसे मयंक ने यही कहा कि अंदर भरने की जरूरत ही क्या थी। अरे यार वो तो हमने खुद भरा है, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि केवल मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, हर गैस के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकले और वो टकराए गैस के मॉलिक्यूल से, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकले, वो सब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट पे चले गए, दैट्स इट। वो फिर पॉजिटिव प्लेट से होके वो इधर आ गए, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, पूरा सर्किट फ्लो हो रहा है। और क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो उसका अर्थ यही है कि अब ये अंदर वाली गैस भी आयोनाइज हो गई है। आपका क्या क्वेश्चन था, बताइए सर, आपका क्वेश्चन क्या था, बताइए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, बताइए। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सर जब यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए और मेटलिक प्लेट की होंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मेटल्स, तो सर दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये तो इस कारण से निकले क्योंकि इस मेटालिक प्लेट को हमने क्या बना दिया था, नेगेटिव, और इस प्लेट को क्या बना दिया था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को। तो हो यही रहा है कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल लें, वो इधर जा रहे हैं, वो वापस फिर इधर वायर के थ्रू होते हुए फिर से ऐसे पहुंच रहे, फिर से ऐसे करके आ रहे हैं, और रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लें, वो लोग भी आखिरकार फिर इधर जा रहे हैं। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर ऐसे हो जा रहा है कंप्लीट, ऐसे करके यूं यूं, तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए। ये हो रहा है। ओके सर। हाँ, मगर इन सब के बीच में हमें फायदा ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि अच्छा जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इनसे भी अगर कोई हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इनसे भी क्या निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी इनके पास भी इलेक्ट्रॉन थे। भाई निकाल तो तभी पाओगे जब थे। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मगर ये कोई जैसे कि अनुश्री ने भी कहा कि ये कैसे हुआ, या आप बोल सकते हैं कि सर अभी तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हुआ, तो आप पहले से ही क्यों बोल दे रहे हैं। सर हम तो उसको हिस्टोरिकल वे में पढ़ रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव के साथ में, उस एक्सपेरिमेंट को होने के 100 साल के बाद में पढ़ रहे हैं। मगर उनको इस बात तक कंक्लूड करने में 25-30 साल लग गए थे। तो जस्ट ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ भाई अन्वेषा नोट्स बना रही हैं? यस सर। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए सर क्या ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड कनेक्टेड है किसी चीज से, वायर से या किसी और चीज से? नहीं 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 नहीं, कोई अंदर किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, अंदर गैस भरी हुई है। ये देखिए मैम, ये देखिए। यस सर। सर तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए उसे कनेक्टेड होना तो जरूरी है, तो फिर गैस के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? वेलोसिटी से उसे दिया तो वो मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर कोई मीडियम नहीं है, गैस है, तो वो मूव कैसे कर रहे हैं फिर उसमें? नहीं नहीं देखिए देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो मैम पार्टिकल क्या मूव नहीं करेगा यहाँ से? पहले होता था, पहले हमें कुछ नजर क्यों नहीं आता था। जैसे मैं आपसे नॉर्मल ये कहूं कि देखो मेटल की प्लेट ले आओ, एक ये मेटल की प्लेट इधर रखो, दूसरी मेटल की प्लेट इधर रखो, और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो, और फिर इधर ये ग्लास ट्यूब में बंद कर दो, तो आप देखेंगे कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। उस ना होने का कारण यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी यहाँ पे,
तो अंदर इतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कि वो उनका रास्ता रोक लेंगे, और ये बिल्कुल वही रेलवे रोड वाला एग्जाम्पल होगा कि वो इलेक्ट्रॉन निकले, एक तो इनके पास हाई वेलोसिटी नहीं है, और ये निकलेंगे, इनसे टकराएंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं, या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, दैट्स इट। बट ओके सर, समझ गए। बट जब इनको हमने कम मॉलिक्यूल्स किए और रास्ता दिया जाने का, और जब इनके पास हाई वेलोसिटी आई और तब ये किसी से टकराए, तो इन्होंने टकराने वाले से भी इलेक्ट्रॉन निकाले, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर मूव कराया, और फिर खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस मीडियम से ऐसे करके मूव करके यहाँ तक जाने लगे। तो हमने ऐसा काम किया है, और उसके लिए हमने प्रेशर क्या लिया है, बहुत ही 0.01 ATM लो प्रेशर। हाँ, लो प्रेशर। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लो प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट टू हाई। हाँ, फिर आगे पढ़िए। So that electron can acquire high velocity. तो ये सब हमने जानबूझ के किया है, बात समझ में आई? Yes sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाले जो पॉइंट है, आइए इनको भी देखते हैं, हम इनको भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। अंदर रोशनी भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जब वो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो वो रोशनी भी अंदर प्रोड्यूस होगी। लिखिए, इस पॉइंट को लिखिए। Color of light depends on nature of gas. Please write. Yes sir, done. ठीक, अब ये देखिए, लास्ट वाला पॉइंट भी अजीब है। लिखा हुआ तो किताबों में आप 10 बार देखेंगे, मगर कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। Nobody will explain. हाँ भैया, अन्वेषा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। When pressure further decreases to 0.001 atm, light emission stops, but tube glows with greenish light fluorescence. अब पहले तो ये पॉइंट लिखिए, फिर समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख लिया भाई, लिखा? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कलर ऑफ लाइट क्यों है, ये तो इसी चैप्टर में आगे चल के, जब हम इसी चैप्टर के अंदर जब आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा आएगा तो वहां पे हम समझ पाएंगे रियल रीजन इसी चैप्टर में ही आगे, जैसे 3-4 क्लास बाद। मगर ये पॉइंट मैं जरूर समझा सकता हूं
when pressure further decreased to 0.0001 atm। हाँ भाई ज़ेबा, ये कैसे हुआ होगा? सो वही वैक्यूम पंप की हेल्प से। हाँ, तो यानी आप ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि पहले तो 0.01 था, अब 0.0001 एटीएम हो गया, यानी आपके अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि प्रेशर और कम हो गया? यस सर। क्या किया कि प्रेशर और कम हो गया? बताइए देवा, बताइए। सो वैक्यूम पंप से और निकाल लिए मॉलिक्यूल्स। वैक्यूम पंप से और मॉलिक्यूल निकाल लिए, वैक्यूम पंप से और मॉलिक्यूल निकाल लिए, राइट आंसर। वैक्यूम पंप से और मॉलिक्यूल निकाल लिए। तो अब जब और मॉलिक्यूल निकाल लिए ना, जब और मॉलिक्यूल निकाल लिए, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब हमने और मॉलिक्यूल निकाल लिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये इधर से आ रहे हैं, तो बहुत ही इक्का दुक्का, पहले तो तब भी थे, बहुत कम इनको गैस मॉलिक्यूल्स इनकाउंटर हो रहे हैं, बहुत कम गैस मॉलिक्यूल्स इनकाउंटर हो रहे हैं। और जब बहुत कम गैस मॉलिक्यूल्स इनकाउंटर हो रहे, तो फिर ये हो रहा है कि जब इनसे है ही नहीं, ज्यादातर तो हमने खाली करा दिए, निकाल लिए, तो अब जब इक्का दुक्का मॉलिक्यूल्स ही हैं जो ये इनकाउंटर कर रहे हैं, और जब वो यहाँ पर जाके अब इनसे टकरा रहे हैं, तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नॉक ऑफ होके निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो ग्लास ट्यूब की दीवार से जब लड़ रहे हैं, तो ग्लास ट्यूब की दीवार में भी, क्योंकि जो ग्लास की बनी हुई होती है, मगर उन ग्लास के अंदर भी कुछ मेटालिक इम्प्योरिटीज होती है, तो इस वजह से वो ग्लास ट्यूब की दीवार में एक चमक आ रही है, एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और वो हमको जो ग्लास ट्यूब है, अब वो ग्लो करती हुई नजर आ रही है। ये फिनोमेना पहले भी हो रहा था, मगर पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो इसीलिए ये हमको दिख नहीं रहा था। पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो ये हमको दिख नहीं रहा था। ये देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, ठीक, सपोज करिए मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं, लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, और मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च भी जला रखी है, बट मैं अपने रूम की लाइट बंद कर दी मैंने, तो अब आपको मोबाइल की टॉर्च की रोशनी दिख रही होगी, बट अगर मैंने रूम की लाइट खोल दी, तो अब आपको मोबाइल की टॉर्च की रोशनी नहीं दिख रही या फील नहीं हो रही, क्योंकि यार ऑलरेडी इतनी जब 40 वॉट की लाइट लगी हुई है, तो ये मोबाइल की टॉर्च की रोशनी फिर कहाँ नजर आएगी ज्यादा, इतनी ज्यादा लाइट की प्रेजेंस में। ये बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं? यस सर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस चीज को आपको समझना होगा कि दीवार से पहले भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे, ग्लास ट्यूब की दीवारों से पहले भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे, मगर पहले क्योंकि अंदर भी बहुत ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो ग्लास ट्यूब वाल की दीवारों वाली रोशनी हमको नजर ही नहीं आ रही थी। जैसे आपको मोबाइल की टॉर्च की रोशनी नजर ही नहीं आ रही थी जब मेरे रूम में लाइट जल रही थी, बट जब हमने जो है वो रूम की लाइट बंद करी, और यानी जब आपने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत ही कम कर दिए, number of gas molecules almost negligible, तो फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला जो लाइट की, जो कि जो है वो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम समझेंगे कि वो लाइट क्यों आती है, वो वाला लाइट एमिशन तो बंद हो गया, मगर जो साइड वॉल से टकराने की वजह से जो ग्रीनिश लाइट मिल रही थी, अब वो हमको नजर आने लगी। तो ये फ्लोरेसेंस है, यानी ग्रीनिश लाइट पहले भी थी, मगर पहले नजर नहीं आ रही थी क्योंकि रूम में ही अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ही इतनी रोशनी थी। बट अब जब टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारी जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन टकराना वकराना ये सब जो चल रहा था, ये सब जब खत्म हुआ, ये सब जब फिनिश हुआ, तो फिर हमको जो है वो
लाइट जो टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पे जो फ्लोरेसेंस था वो नजर आने लगा। तो ये पॉइंट लिख लिया। यस सर। यस सर। टफ पॉइंट था क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये 9th क्लास में भी सबने पॉइंट पढ़े हुए होंगे, बट बिलीव मी सब हवा में पढ़ा हुआ होगा, कुछ समझा वमझा नहीं होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रहा है। हाँ भाई वैष्णवी यादव समझ में आ रहा है? यस सर। तारिक मिर्जा कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अब जरा उसको कंसोलिडेट करते हैं। हवाई बातें बहुत सारी हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखिए। हाँ भाई आगे बढ़े। यस सर। चलिए पहला पॉइंट क्या है? कैथोड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज का पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है? हाँ भाई भौमिक वाशने पढ़िए। They travel in straight lines perpendicular to the cathode surface. हाँ ये मतलब कि जो है वो अगर कैथोड का सरफेस, प्लेट का सरफेस ऐसा है तो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर यूं सीधे 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 ऐसे निकल के परपेंडिकुलर टू द सरफेस ट्रैवल करती है। तो लिखिए पहला पॉइंट पढ़िए, लिखिए। सर ये फर्स्ट पॉइंट पता कैसे चला कि स्ट्रेट लाइंस ही हैं, क्योंकि कोलिजन तो इधर उधर तक हो रहा था। ठीक, अभी वो आगे बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का कैसे पता चला कि हमने कोई जैसे ये इस टाइप से कोई फैन वगैरह या लाइट सी चीज रख दी तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। इसका पता इसलिए चला कि पीछे शैडो कास्ट हो गई, तो शैडो बन गई। तो मैम शैडो तभी बनती है जब कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो। ऑब्स्ट्रक्ट तभी होगा, तभी हो सकता है जब वो सीधे ही चले और टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं चले। तो वहां से पता चल गया कि ये आपके an object placed in the path of cathode rays cast a sharp shadow, पीछे शैडो बना दी उसने, तो उससे पता चला कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। ठीक है। an object placed in path of cathode rays cast a sharp shadow. लिखा भाई, पॉइंट नोट डाउन किया? यस सर। चलिए अब फिर कैथोड, अगला पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बस इतना ही लिखिए, पूरा नहीं लिखना है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि वो आपको इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा गया
कि ये उधर ही डेविएट कर रही है, जैसे ये करा के देखा गया कि भाई इन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि देखा गया कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर इसकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जा रही है। अगर हमने अलग से फील्ड लगाई है तो वहां से पता चल गया कि यार कैथोड से जो रेस से जो पार्टिकल निकल कर आ रहे हैं ना, उनका नाम रखा गया आपके कैथोड रेस, मगर वो थे पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज था। तो अगला पॉइंट यही है कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सर थोड़ा सा स्लाइड साइड में कर दिए। जी 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 ओके फाइन। डन सर। चलिए ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अब ये सब रन ऑफ द मिल पॉइंट है। कैथोड रेज क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। So what are photographic plates? हाँ, व्हाट आर फोटोग्राफिक प्लेट्स? ये देखिए, अभी तो मैम सारे डिजिटल कैमराज आ गए मोबाइल में, बट पहले ऐसा रहता था कि वो वैसे वाले कैमरा आते थे, एनालॉग कैमरा, उसमें रील डलती थी, कोडेक की रील डलती थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि डिजिटल कैमराज अराउंड लाइक 20 इयर्स बैक ही है, उससे पहले सब नॉर्मल वाले कैमरा होते थे। उसमें एक जो फिल्म डेवलप होती थी उसको बोलते थे फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसको लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए था, वरना फोटो खराब हो जाया करते थे। उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक, अगला पॉइंट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगला पॉइंट क्या है? छोटे छोटे कर प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, बस ऐसे करके लिख लिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। मतलब ये जो है वो क्या कहते हैं कि अगर मेटल फॉयल वगैरह है उन पे फोकस किया जाएगा तो वो गर्म होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं। लिखा भाई, लिखा पॉइंट, लिखा? यस सर। यस सर। ठीक, फिर अगला पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? बस यहीं तक के लिखना है, जो मैं जिस पोर्शन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। हाँ भाई तारिक पढ़िए, अगला पॉइंट क्या है, पढ़िए। They emit fluorescent radiation when they are allowed to fall on a glass vault coated with zinc sulfide. हाँ,
जिंक सल्फाइड से अगर इंटरनली कोटेड होगी तो जहां पे भी कैथोड रे जब उनसे टकराएंगी तो फ्लोरेसेंट वही ग्रीनिश कलर की लाइट वो रेडिएशन एमिट करेंगे। लिखिए इसको लिखिए। आई विल ऑल्सो सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस, मगर प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं क्लास नोट्स की पीडीएफ भी भेज दूंगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो कई बार आपने पढ़ा हुआ होगा, मगर आज होपफुली उस लाइन का आपको मतलब समझ में आएगा। होपफुली उस लाइन का आपको मतलब समझ में आएगा। सर जिंक सल्फाइड के बजाय कोई और कोटिंग करते तो फ्लोरेसेंट रेडिएशन एमिट करते? हाँ हाँ बिल्कुल होता मैम, वो दिखाया नहीं है इन्होंने। देखिए इसकी भी कोटिंग कर दी है। ये थोड़ा सा और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि फ्लोरेसेंस के, बैरियम प्लैटिनोसाइनाइड, इसकी भी कोटिंग ले सकते हैं आप। ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी भी कर सकते हैं। हाँ आफिया अगला पॉइंट पढ़िए। They can ionize air and any gas through which they pass. They can ionize air and any gas through which they pass. नेहा इस लाइन का जरा मतलब समझाइए। नेहा आवाज आ रही है? यस सर। बताइए नेहा। जब वो जिस भी गैस में से पास होंगे उसे आयनाइज कर देंगे। तो मैम ये आयोनाइज का मतलब क्या है, मुझे यही तो समझाइए। मतलब सर उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जिस भी गैस से ये पास होंगे ना, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन अगर हाई वेलोसिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ करेंगे तो वो वाली गैस भी आयोनाइज हो जाएगी। जो हमने आज पढ़ा उसका अब आयोनाइज का मतलब आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन जिस भी गैस से पास करेंगे, ये वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करने की वजह से आपके वो गैस आयोनाइज हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए आयोनाइज एयर या कोई भी जहां से पास होंगे ये Yes, sir, done. चलिए फिर दे कैन पेनिट्रेट वेरी थिन मेटल शीट्स, ये भी लिख लें। ये पास कर जाएंगी, अगर मेटल शीट बहुत थिन सी हो वहां से पास कर जाएंगी। डन सर। चलिए अब ये भी देखिए कि दे कास्ट अ शार्प शैडो व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो चाहे तो लिख लें। इधर ये डायग्राम बना हुआ था, कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में पॉइंट्स लिख के अपनी जो काम की बात हो उसको लेके हमको आगे बढ़ जाना है। दे कास्ट अ शार्प शैडो व्हेन एन ओपेक, ओपेक मतलब जिनसे पास नहीं कर पाए तो पीछे शैडो बना देंगे, प्लेस्ड इन देयर पाथ। लिखिए। यस सर, डन।
ठीक, अगर जो ये इनमें पार्टिकल होते हैं जिनके पास में एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है, उसका पता ऐसे चला कि एक लाइट पैडल व्हील अगर इनके रास्ते में रखा जाएगा और अगर कैथोड रेज उनसे टकराएंगी, मान ली इधर से ही टकरा रहे, तो फिर ये उसको यूं घुमाने लग जाएंगी, मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो लास्ट पॉइंट यही है, दे प्रोड्यूस mechanical motion on small and light paddle wheel when placed in path of cathode rays. ये लिखिए, they produce mechanical motion on small and very light paddle wheel when it is placed in the path of cathode rays. लिखिए सर। चलिए, So wait. आराम से लिखिए, आराम से, डोंट वरी। इससे ये कंफर्म हो गया कि भाई इनमें कुछ मटेरियल पार्टिकल है कैथोड रेज में, इलेक्ट्रॉन्स के पास में कुछ मास भी है, मटेरियल पार्टिकल्स है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, बताइए। बिल्कुल सर, जब वो पैडल व्हील से टकराएंगे तो वो अपने पाथ से डेविएट क्यों नहीं हो रहे हैं, पेनिट्रेट कैसे करेंगे? देखिए, वो बिल्कुल वो पाथ से डेविएट बिल्कुल हो रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे कि वो पाथ से डेविएट नहीं हो रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि टकराने की वजह से पैडल व्हील क्या हो गया, घूमने लगा। तो घूमने लगा का मतलब ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, इससे हमको एक्चुअली में ये पता चल रहा है कि उनमें कुछ मास भी है, उनमें, इससे हमको ये पता चल रहा है कि उनमें कुछ मास भी है, उनमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कुछ मास भी है। क्योंकि देखिए, मुझ पे भी अभी ये लाइट पड़ रही है या नहीं, लाइट पड़ रही है, कोई मैं बहुत हल्की चीज भी रख दूंगा उस पे भी लाइट पड़ेगी तो वो घूमेगी नहीं, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स में मास नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉन्स में मास है। तो जो चीज से टकराए उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कुछ बात समझ में आई सर? यस सर। तो सर वो डेविएट करेंगे अपने पाथ से? हाँ, वो करेंगे डेविएट, मगर हमें, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि देखो उनमें मोमेंटम था जो कि उन्होंने इसको इम्पार्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो सर अगर वो डेविएट कर रहे हैं तो फिर हम क्या क्यों कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं? मैम, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का इसलिए बोल रहे हैं कि अगर उनको कोई छेड़े नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत से पार्टिकल तो ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं कर रहे तो भी वो ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, इधर इधर घूमते रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि इनकी नेचुरल प्रोपेंसिटी क्या है कि अगर कोई उनको परेशान नहीं कर रहा तो ये कैसे ट्रैवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। ये है इस बात को कहने का मतलब। ठीक है, ओके देन। सो अभी मेरी एक दूसरी क्लास भी है, so that is why we'll end this discussion। और हम थोड़ा सा बस बचा हुआ है कैथोड रेस, आई गेस 10-20 मिनट का और रहता, फिर एनोड रेस, क्योंकि कैथोड में काफी टाइम लगा दिया तो एनोड में बिल्कुल भी टाइम लगेगा नहीं। तो we will continue our discussion in the next class. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.